अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे तेज़ाबियत या एसिड रिफ्लक्स के बारे में। हम डिस्कस करेंगे कि ये होती क्यों है और इस पे हम कैसे काबू पा सकते हैं, और अगर इसका इलाज ना कराया जाए तो इसकी आगे जाके क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। मेरा नाम डॉक्टर उमर है। ये मेरा यूट्यूब चैनल सेहत स्टूडियो है। इसको ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करना ना भूलें, ताकि आपको मेरी हर आने वाली वीडियो का पता चलता रहे, जिनके ज़रिए मैं आप तक सेहत की मालूमात पहुँचाने की कोशिश करता हूँ। एसिड रिफ्लक्स और तेज़ाबियत को काफ़ी मुख्तलिफ नामों से पहचाना जाता है। इसको हार्ट बर्न भी कहते हैं, और जिस बीमारी की वजह से ये अलामात पैदा होती हैं उस बीमारी को गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज़ या GERD के नाम से भी जाना जाता है। तो अब हम समझने की कोशिश करते हैं कि गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज़ में होता क्या है। जब हम खाना खाते हैं तो वो खाने की नाली के ज़रिए मैदे में पहुंचता है, और हमारे मैदे में तेज़ाब बनता है उस खाने को हज़म करने के लिए। जहाँ पे हमारे खाने की नाली हमारे मैदे से जाके मिल रही होती है, वहाँ पे हमारे खाने की नाली के गिर्द एक बहुत टाइट मसल होती है, जिसको लोअर एसोफेजियल स्फिंक्टर कहते हैं। ये आम तौर पे खाने की नाली को सिर्फ तब खोलती है जब हम खाना निगलते हैं, ताकि खाना हमारे खाने की नाली के ज़रिए मैदे में पहुंच जाए। लेकिन इसके फ़ौरन बाद ये मसल खाने की नाली को बंद कर देती है, ताकि हमारे जो भी मैदे में तेज़ाब बना है वो वापस ऊपर ना आ पाए। कुछ लोगों में ये मसल कमज़ोर होती है, तो खाने के बाद जो मैदे में तेज़ाब बनता है वो वापस ऊपर आने लगता है, और इस वजह से तेज़ाबियत, सीने में जलन और हार्ट बर्न महसूस होता है। गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज़ की दूसरी अलामत ये हैं कि खाने के बाद एक भारीपन सा महसूस होता है, या मतली सी होती है, या डकार आते हैं, या मुंह में एक अजीब सा टेस्ट आने लगता है। गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज़ का इलाज कराना ज़रूरी है, क्योंकि अगर बहुत लंबे अरसे तक हमारी मैदे का तेज़ाब वापस ऊपर खाने की नाली में आता रहे तो इसकी 3 अहम कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। पहली कॉम्प्लिकेशन ये है कि हमारी खाने की नाली में अल्सर्स पैदा हो सकते हैं, जिसकी वजह से ब्लीडिंग हो सकती है। दूसरी कॉम्प्लिकेशन ये है कि खाने की नाली में स्ट्रिक्चर या फिर तंगी पैदा हो सकती है, और इस वजह से खाना निगलते वक्त सीने में दर्द महसूस होता है, या फिर सीने में खाना फंसने लगता है। तीसरी कॉम्प्लिकेशन ये है कि हमारे खाने की नाली के सेल्स में चेंजेस आ सकते हैं, जिसको बैरेट्स एसोफेगस कहते हैं, और अगर ये हो तो इस पर बहुत करीबी निगाह रखनी पड़ती है रेगुलर एंडोस्कोपी या कैमरा टेस्ट के ज़रिए, क्योंकि आगे जाके इन सेल्स का कैंसर में तब्दील होने का भी ख़तरा होता है। गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज़ के इलाज के लिए काफ़ी मुख्तलिफ ऑप्शंस यूज़ की जाती हैं, लेकिन सबसे अहम है लाइफस्टाइल चेंजेस, जिनके ज़रिए आप ख़ुद इस कंडीशन पे काबू पा सकते हैं। लाइफस्टाइल चेंजेस में सबसे अहम चीज़ है वज़न। अगर आपका वज़न ज़्यादा है तो वह आपके मैदे पे प्रेशर डालता है, जिसकी वजह से तेज़ाब वापस ऊपर आपके खाने की नाली में आता है। तो अगर आप अपना वज़न कम करें तो आप एसिड रिफ्लक्स पे काफ़ी हद तक काबू पा सकते हैं। टाइट बेल्ट्स या टाइट फिटिंग कपड़े ना पहने, क्योंकि इनकी वजह से भी आपके मैदे पे प्रेशर पड़ता है और एसिड रिफ्लक्स के इम्कानात बढ़ जाते हैं। अपनी डाइट में ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल कम करें जिनकी वजह से आम तौर पे एसिड रिफ्लक्स के सिम्टम्स बिगड़ जाते हैं, जैसे कि ज़्यादा चिकनाई वाले खाने, ज़्यादा मिर्चियों वाले खाने, सिट्रस फ्रूट्स, टमाटर और चॉकलेट्स। चाय, कॉफ़ी और फिज़ी ड्रिंक्स का भी इस्तेमाल कम करें, क्योंकि इनके अंदर कैफ़ीन होती है, जो हमारे खाने की नाली के गिर्द लोअर एसोफेजियल स्फिंक्टर को रिलैक्स कर देती है, और इस वजह से तेज़ाब वापस मैदे से ऊपर खाने की नाली में आने के इम्कान बढ़ जाते हैं। दिन में 3 मील्स के बजाय आप 4 या 5 छोटे छोटे मील्स खाएं, और इसके ज़रिए भी एसिड रिफ्लक्स में बेहतरी आ सकती है। आपका रात में आखिरी मील सोने से कम 3 घंटे पहले होना चाहिए। अगर आपको रात को सोते वक्त तेज़ाबियत या सीने में जलन महसूस होती है तो अपने सर के नीचे ज़्यादा तकिए रखें, ताकि आपके जिस्म का ऊपर का हिस्सा थोड़ा सा रेस पोजीशन में हो। सिगरेट स्मोकिंग और अल्कोहल की वजह से भी एसिड रिफ्लक्स के सिम्टम्स बिगड़ जाते हैं, तो इन चीज़ों को भी अवॉइड करना बहुत ज़रूरी है। अगर इन सब लाइफस्टाइल चेंजेस के बावजूद एसिड रिफ्लक्स में बेहतरी ना आए तो अगला स्टेप होता है मेडिकेशंस। 2 मेन किस्म की मेडिकेशंस का इस्तेमाल किया जाता है। पहली होती हैं एंटासिड्स, जो कि हमारे मैदे में तेज़ाब का असर कम करती हैं, और दूसरी होती हैं प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स, जैसे कि ओमेप्राज़ोल, लैंसोप्राज़ोल, पेंटोप्राज़ोल, और इनका काम ये होता है कि ये हमारे मैदे में तेज़ाब बनने से रोकती हैं।
اگر ایسڈ ریفلکس کے سمٹمز بہت سیویئر ہوتے ہیں اور دوائیوں کے باوجود کنٹرول میں نہیں آتے تو پھر سرجری بھی ایک آپشن ہوتی ہے۔ اگر سینے میں جلن کے ساتھ آپ کو مزید کچھ اور علامات محسوس ہو رہی ہیں، جیسے کہ پخانے میں خون یا پخانے کا کالا ہو جانا، یا کھانا نگلتے وقت کھانے کا سینے میں پھنس جانا، یا مسلسل الٹی محسوس ہونا، یا مسلسل تھکن ہونا، یا وزن کا تیزی سے گر جانا، تو آپ کو اپنے ڈاکٹر سے فوراً رجوع کرنا چاہیے، کیونکہ یہ سمٹمز کسی اور سیریس بیماری کی وجہ سے بھی ہو سکتے ہیں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کریں اور شیئر کریں، اور صحت اسٹوڈیو چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تاکہ آپ کو میری ہر آنے والی ویڈیو کا پتہ چلتا رہے۔